आज के इस व्याख्यान में फिल्मी पटकथा लेखन के विषय में विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए हमें कई बातों पर विचार विमर्श करना आवश्यक है। फिल्मी पटकथा लेखन के लिए सबसे पहले उसकी प्रस्तावना, पटकथा अर्थात क्या, अर्थ, परिभाषा, ध्यान में रखने की बातें, पटकथा लेखन के लिए कहानी कैसी होनी चाहिए, कहानी चुनने में क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, पटकथा का स्वरूप, पटकथा के स्वरूप की जानकारी के लिए क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, पटकथा के अंग, पटकथा लेखन का तकनीकी तरीका, पटकथा लेखक के गुण, पटकथा किस प्रकार से लिखनी चाहिए, पटकथा लेखन का ओबीई या ओबीसी सूत्र, प्रीमाइसिस के गुण और उपसंहार के विषय में बात करेंगे। नमस्कार अशोक जी। तो अशोक जी, आज आप पटकथा के बारे में हमें समझाइए। जी, तुलसी भाई, आपने पटकथा के जो ये अभी भूमिका बनाई, तो पटकथा का या पटकथा के विषय में आपने ऐसा कोई विषय छोड़ा ही नहीं। यानी कि हमें आज पटकथा लेखन के लिए वह संपूर्ण चीज़ों को दोहराना है या बताना है, ऐसा आपका कहना है। हाँ। तो सबसे पहले तो हमें पटकथा के विषय में बात करनी हो तो हमें यह जान लेना जरूरी है कि पटकथा लेखन करना बहुत श्रम साध्य कार्य है और फिल्मों के व्यावसायिक और कलात्मक नजरिए से सफल होने के लिए जो आधारभूत तत्व है वह है पटकथा या कथा या पटकथा के माध्यम से निर्मित किए गए संवाद, ये सब बहुत अहमियत रखते हैं जी। और कथा या कहानी फिल्म के लिए वह आरंभिक तत्व है और उसके नाते एक सृजन प्रक्रिया का तत्व उसमें आ जाता है। बराबर। और इसे जब लिखा जाता है या जो लिखने वाला साहित्यकार है, हाँ, उस कहानी को वह जाने अनजाने उसको एक अंजाम दे ही देता है या जाने अनजाने उसको अंजाम दे दिया जाता है। सृजन कार्य स्वयं के सुख के साथ समाज हित के उद्देश्य को पूरा करता है। बराबर। जब साहित्य लिखा जाता है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो वह, जैसे हम कहते हैं कि स्वांतः सुखाई के लिए लिखा जाता है और उसमें लेखक जब उसको लिखता है तो स्वयं भी सुख पाता है और समाज हित के साथ उसका उद्देश्य पूरा करता है जी। परंतु इसका पूरा होना किसी आंतरिक प्रेरणा का फल होता है। लेकिन जब इन्हीं कहानियों का, इस लेखक द्वारा लिखी गई इन्हीं कहानियों का जब फिल्मी रूपांतरण होता है जी। या उस कहानी को या उस कथा को पटकथा में रूपांतरित किया जाता है, तब उसका मूल रूप बदल जाता है। यानी कि एक कहानी की पटकथा लिखना और फिर उसे संवाद स्वरूप में ढालना व्यावसायिक नजरिए को ध्यान में रखते हुए की गई एक कृत्रिम प्रक्रिया है। यानी कि किसी कथा का लिखना वह लेखक की प्रतिभा का प्रश्न है, यानी कि कुदरती प्रक्रिया है, जबकि पटकथा लेखन करना वह एक कृत्रिम प्रक्रिया है। उसमें व्यावसायिकता आ जाती है। हाँ। और इसी कृत्रिम प्रक्रिया यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे किसी साहित्य को लिखने के लिए
अंतः प्रेरणा होती है साहित्यकार में रचना करने की, और उस अंतः प्रेरणा से वह साहित्य लिखन करता है। वैसा पटकथन या किसी फिल्म की कथा लिखने में नहीं होता। और उसे तो क्या होता है कि एक पटकथा तो ऐसी होती है कि उसको जानबूझकर अंजाम तक ले जाना होता है। हाँ। और वह कथा तो अपने आप अंजाम तक जाती है। तो ये मूल फर्क है एक कथा में और पटकथा में। यानी कि साहित्यिक कहानी और फिल्म की कहानी में मूलभूत अंतर यह है कि वह कुदरती है, यह कृत्रिम है। एक फिर पटकथा लेखक के लिए और एक चुनौती यह होती है कि निर्माताओं द्वारा बनाई जाने वाली जो फिल्म होती है, और वो फिल्में किसी छोटी कहानी पर भी बनी हो। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई निर्माता एक फिल्म बनाना चाहता है और इसके लिए कहानी चुनी जाती है। बराबर। तो वह कहानी छोटी हो या बहुत बड़ी हो, जैसे कि उपन्यास हो, किंतु या फिर भी उसे चुनिंदा प्रसंगों के साथ एक समान आकार में बनना होता है। छोटी कहानी पर बनी हुई फिल्म हो तो भी वह 1, 1.5 या 2 घंटे की होती है। बड़े उपन्यास पर बनी हो तो भी उसकी लंबाई उतनी ही होती है, 2, 2.5 घंटे की पूरी फिल्म बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पटकथा लेखक का यह कौशल, मेहनत और कलाकारिता है जिसके बलबूते पर वह पटकथा में पूरा उपन्यास समेट लेता है, और किसी छोटी कहानी में कोई भी अतिरिक्त प्रसंग जोड़े बिना भी पूरी फिल्म की पटकथा लिख देता है। जी जी, हाँ, तो बराबर बात है, हम समझे, पर आप इसे कुछ उदाहरण देकर हमें समझाइए। जी, देखिए, मैंने कहा कि भाई एक छोटी कहानी और एक बड़ा उपन्यास। बराबर। अब उदाहरण के रूप में देखें तो फणीश्वरनाथ रेणु की 2.5 पन्ने की कहानी है मारे गए गुलफाम पर बनी फिल्म थी तीसरी कसम, जो 1966 में प्रकाशित हुई थी। और रणजीत देसाई के उपन्यास राजा रवि वर्मा पर बनी फिल्म रंगरसिया, जो 2014 में बनी थी। एक वो 2.5 पन्ने की कहानी है मारे गए गुलफाम, और रणजीत देसाई का उपन्यास राजा रवि वर्मा एक बहुत बड़ा उपन्यास है। फिर भी दोनों के ऊपर बनाई गई फिल्में परिपूर्ण है। एक उदाहरण। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि एक पटकथा का आकार कहानी से बना है और दूसरी पटकथा का आकार जो है वह व्यापक उपन्यास के धरातल पर बना है। इन दोनों में भी साहित्यिक रूप से फिल्म के भीतर का रूपांतर पटकथा लेखक का कमाल माना जा सकता है। आवश्यकता पर लेना, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आवश्यकता पर लेना और अनावश्यक बातों को टालने का कौशल पटकथा लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पटकथा का लेखन लेखक का कमाल होता है, वैसे ही उसके निर्माता, निर्देशक की परख, पैनापन और उनका चुनाव भी कमाल का होता है। जी जी, हाँ हाँ। तो अब आपके इस उदाहरण से हम समझ के संतुष्ट हुए हैं। अशोक जी, पटकथा क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है। पटकथा फिल्मों के लिए आधारभूत तत्व है। कहानी का फिल्मी ढांचे के तहत विकसित रूप पटकथा कहा जाता है। पटकथा लेखक वह पहला व्यक्ति होता है जो फिल्म को पर्दे पर उतरने से पहले देखता है। फिल्म बनी नहीं होती,
फिर भी पटकथा लेखन करने से पहले पटकथा लेखक उस कहानी के माध्यम से उसे पूरी की पूरी देख लेता है। अपनी कल्पना की आंख से उसके सामने से कई अदृश्य चित्र सरकने लगते हैं और उसे वह संक्षेप में कागज पर उतारता है जी। उन्हीं उतरते हुए शब्दों को एक कहानी की तहत फिल्मों से जुड़े अन्य लोगों के सामने बयां करते जाता है। तब वे अन्य लोग भी पटकथा लेखक के कथन कौशल के आधार पर फिल्म की आरंभिक अवस्था की सही झलक पाते हैं। पटकथा लेखक के दिमाग में कहानी के दृश्य एक क्रम से मानो चलचित्र जैसे चलने लगते हैं। बराबर है। इन्हीं दृश्यों को पटकथा लेखक शब्दों में पकड़ता है और कागज पर उतारते जाता है। बराबर। इस प्रकार से कागज पर पटकथा को उतारना आसान नहीं होता। हम जैसे बात कर रहे हैं उतना आसान नहीं है यह। उसके लिए कल्पना, प्रतिभा, तपस्या, मेहनत और कौशल की जरूरत होती है। पटकथा अंग्रेजी शब्द स्क्रीन प्ले का अनुवाद है। फिल्मों में और दूरदर्शन पर कई प्रकार के कथात्मक कार्यक्रम बनाए जाते हैं। हम इसमें एडवर्टाइज को भी ले सकते हैं और इसको बनाते वक्त उसके आरंभ, मध्य और अंत की रूपरेखा बनाई जाती है। यह कल्पना की जाती है कि फिल्म बनने के बाद पर्दे पर किस रूप में उभरेगी और मूल कथा को कैसे प्रकट करेगी। यह है पटकथा। बराबर, समझ आया। इसको लेकर कई लोगों ने बात कही है, उसके आधार का आप बात कीजिए। जी 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 जी। तो कई ऐसी लोग हैं जो पटकथा के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक कई लोगों ने पटकथा के विषय में काफी कुछ कहा है और फिल्म इंडस्ट्री ही पूरी दुनिया में इतनी बड़ी हो गई है और हर क्षेत्र के यानी कि फिल्म के साथ जुड़े हुए फिल्म बनाने के लिए कई क्षेत्रों पर काम करना पड़ता है और उन हर क्षेत्र के लोगों ने पटकथा के विषय में अपनी बातें कही है। लेकिन मैं यहाँ पर पटकथा लेखन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं ऐसे कुछ लोगों की बातों को हम बात करते हैं। जैसे डॉक्टर विजय शिंदे हैं जिन्होंने इसके विषय में कहा है कि फिल्मों में भूतकाल में चलती मूल कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ने का कार्य पटकथा लेखन करता है या पटकथा लेखक करता है। यानी कि जो भूतकाल की बातें हैं, जब कहानी लिखी गई होती है तो वह भूतकाल होता है, पर उसको वर्तमान के साथ जोड़ने का काम जो करता है लेखक वह पटकथा लेखक है या वह पटकथा है जी। इसी विषय में एक पटकथा लेखन व्यवहारिक निर्देशिका करके एक किताब लिखी गई है जिसके रचनाकार है असगर वजाहत। असगर वजाहत जी कहते हैं कि पटकथा कथा का वह रूप है जिसके आधार पर निर्देशक बनाए जाने वाली फिल्म के भाव स्वरूप का अनुमान लगाता है। मनोहर श्याम जोशी ने अपनी पुस्तक पटकथा लेखन एक परिचय में कहा है, आप पहले अपने मन के पर्दे पर घटनाओं को होते हुए देखिए और पात्रों को बोलते हुए सुनिए, फिर कागज पर उतारते जाइए कि क्या घटना घट रही है और
कौन पात्र क्या बोल रहा है, प्रश्नार्थ करते हैं। घटना की नाटकीयता को उभारते जाइए। यह मानकर चलिए कि जैसा नानी से कहानी सुनता बच्चा हर दिलचस्प मोड़ के बाद यह पूछता है कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसी तरह बहुत से जिज्ञासु दर्शक सामने बैठे हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। इस प्रश्न का जवाब देते रहने से नए नए सीक्वेंस शुरू होंगे और ये सीक्वेंस आपका स्क्रीन प्ले यानी आपकी पटकथा तैयार कर देंगे। पटकथा और कुछ नहीं, वह कथा है जो पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी गई है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है। हुबनाथ भी कथा पटकथा संवाद में कहते हैं कि कथा और पटकथा मात्र दो ऐसे तत्व है जो यंत्र के मोहताज नहीं है। पूरी फिल्म में सभी जगहों पर यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इसी जगह पर नहीं किया जाता। और इसीलिए भी कहते हैं कि कथा और पटकथा मात्र दो ऐसे तत्व है जो यंत्र के मोहताज नहीं है। कथा विचार बीज के रूप में जन्मती है और पटकथा जिसे चित्रनाट्य भी कहते हैं उस विचार बीज का मुकम्मल ढांचा रचती है। राजेंद्र पांडे ने भी इस विषय में पटकथा कैसे लिखें उस किताब में उन्होंने लिखा है कि पटकथा यानी सिनेमा, टेलीविजन तथा वृत्तचित्र माध्यम हेतु किया गया विस्तृत लेखन है। यह एक अलग शैली का लेखन है। इसका नाम भी अलग है, पटकथा लेखन। पटकथा लेखन में कथा लेखन समाया हुआ है, लेकिन यह कथा लेखन के बाहर के तत्वों को भी अपने में समेटे हुए हैं। यानी कि पटकथा ये सब कुछ है। जी, हमने जाना पटकथा के बारे में। तो पटकथा लेखन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, इन विद्वानों को के उद्धरणों को देखते हुए कई बातें स्पष्ट हो गई हैं। जैसे कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि फिल्म और टीवी के आधार लेखन को पटकथा कहते हैं। फिर पटकथा के माध्यम से निर्देशक, अभिनेता, कैमरामैन, साउंड, रिकॉर्डिस्ट आदि दिशा निर्देश पाते हैं और कहानी पटकथा का आधार होती है। पटकथा लेखन को प्रस्तुतिकरण से जोड़ना होता है। जी। सही पटकथा लेखक वही है जो शब्दों को अपने काबू में रख सके, यानी कि बहक न जाए। दृश्यों के जरिए वर्णन, दृश्यों का लेखन ही पटकथा लेखन है। पटकथा कहानी कहने की एक अद्भुत कला है और पटकथा लेखक जो होता है वह जब पटकथा लेखन करता है तब कई बातों को, कई छोटी छोटी बातों को सूक्ष्मता से बिल्कुल बारीकी से पकड़ता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर पटकथा लेखक अगर पटकथा लिखता है तो अच्छी पटकथा लिख सकता है। पटकथा के लिए कहानी कैसी हो और फिल्मों की सफलता और असफलता कहानी और पटकथा पर निर्भर होती है? बिल्कुल निर्भर होती है। और पटकथा के लिए कहानी बिल्कुल फिल्मी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि फिल्मों की सफलता और असफलता
कहानी और पटकथा पर ही निर्भर होती है। बराबर। अतः निर्माताओं द्वारा कहानी का सही चुनाव होना भी अत्यंत आवश्यक है। उनका यह चुनाव गलत हो गया तो आगे चलकर उनके लिए आर्थिक नुकसान की ओर ले जा सकता है। बराबर। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र ही व्यावसायिक है। अगर अपने आत्मसंतोष के लिए कोई लेखक कहानी लिखता है तो चलो दूसरी लिख लेगा, पर मान लीजिए पटकथा लिखने के बाद उसके ऊपर अगर फिल्म बनाई गई और वह फिल्म न चली तो ये तो करोड़ों की बात है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कहानी फिल्म का मूल आधार बनती है और कहानी अच्छी या खराब होने से फिल्म की सफलता और असफलता तय होती है। क्योंकि फिल्म और टीवी के माध्यम जो है वह बहुत महंगे माध्यम है, इसलिए इसके व्यावसायिक पक्ष का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। कहानी चुनते समय यह सोचना बहुत आवश्यक है कि कहानी फिल्म के लिए क्यों चुनी जा रही है। यह पहले प्रश्न करना चाहिए पटकथा लेखक को, निर्माता को, निर्देशक को, अरे सभी कलाकारों को, नायक नायिका को, सभी कलाकारों को यह प्रश्न करना चाहिए कि यह कहानी फिल्म के लिए क्यों चुनी जा रही है। क्या कहानी दर्शकों को पसंद आएगी और तब जाके उसको चुना जाता है। बराबर जी। पटकथा के लिए कहानी का चुनाव करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे कहानी में मनोरंजन के तत्व होने चाहिए। जी। फिल्म के लिए जो कहानी चुनी जाती है उसमें मौलिकता उस कहानी की अनिवार्य शर्त होती है। कहानी के कथानक का सीधा स्वाभाविक होना भी आवश्यक है। कहानी का प्रासंगिक होना जरूरी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रासंगिक होनी चाहिए। पात्रों की संख्या संतुलित और कथानक के अनुसार होनी चाहिए। बराबर। न ज्यादा न कम। कहानी में अत्यधिक घटनाएं, उलझी हुई उपकथाएं नहीं होनी चाहिए, वरना फिल्म या असफल हो जाएगी। पात्रों और घटनाओं के बीच संतुलन होना चाहिए। बराबर। और कहानी में द्वंद्व आवश्यक है। आंतरिक द्वंद्व और बाह्य द्वंद्व का संयोजन होना आवश्यक है। कहानी का परिवेश एकदम स्पष्ट होना चाहिए। बराबर। कहानी में स्पष्ट चरम उत्कर्ष होना चाहिए। मुख्य कथा के साथ साथ कई बार कई उपकथाएं भी चलती है, तो मुख्य कथा के साथ साथ उसकी उपकथाओं के बीच एक गहरा संबंध होना चाहिए। कहीं से उठाकर ला दिया हो ऐसा नहीं लगना चाहिए। कहानी में किसी विचारधारा, पात्र या समस्या के प्रति आवश्यक मोह नहीं होना चाहिए, वरना वह फिल्म को बर्बाद कर देगी, असफल कर देगी। और जब हम कथा के लिए कहानी लिखते हैं, स्वांतः सुखाई के लिए, तो वहां बातें कुछ अलग होती है। समाज के लिए, लोगों के लिए उपदेश देना या कई बातें होती है। यहाँ फिल्म के लिए जब कहानी लिखते हैं, पटकथा लिखते हैं, तो उसका काम उपदेश देना नहीं है, लोगों को सही मनोरंजन मिले, यह होना चाहिए। बराबर। आगे जाइए हम कि पटकथा के बारे में इतना जानने के बाद, तो ये पटकथा का स्वरूप ये कैसा होना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कहानी और सिनेमा की पटकथा में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैंने अभी स्पष्ट किया
जब हम पटकथा के स्वरूप के विषय में बात करते हैं या जब हम पटकथा के विषय में सोचते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बात डाल देनी जरूरी है कि कहानी और सिनेमा की पटकथा में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक चीज, सिनेमा की पटकथा लिखते वक्त लेखक को सिनेमाई जानकारी आवश्यक है। हाँ। सिनेमा के सभी अंगों के विषय में उसको जानकारी होनी चाहिए। बराबर। फिल्में बनती कैसे हैं, जैसे, और उसका उद्देश्य क्या है, यह भी पटकथा लेखक के लिए जानना जरूरी होता है। हाँ। फिल्में बनाने के तरीके और उसकी तकनीकी बारीकाइयों को भी पटकथा लेखक को गौर करना चाहिए। बराबर। और पटकथा लेखक और लेखन फिल्मों के लिए आरंभिक सीढ़ी है और इस सीढ़ी का अतुलनीय, तराशा हुआ तथा ताकतवर होना जरूरी है। अगर यह नहीं है तो पटकथा का कोई मोल नहीं है और पटकथा लेखक का भी फिर कोई मोल नहीं है। ऐसे कई उदाहरण फिल्मी दुनिया में देखे जा सकते हैं कि जो एक साहित्यकार के नाते सातवें आसमान पर चढ़े हों, लेकिन वही साहित्यकार जब पटकथा लेखक के नाते कार्य करता है तो एकदम धराशायी हो गया हो, वहां उसका कोई मोल ही ना जन्मा हो। हिंदी साहित्यकार और कथाकार के नाते मुंशी प्रेमचंद जी को आप जानते हो, भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन, मनोवैज्ञानिक जैनेन्द्र कुमार जैसों के नाम बहुत बड़े हैं साहित्यकार के रूप में। परंतु वे जब फिल्मों के साथ जुड़ते हैं और पटकथा लिखने लगते हैं तो उसके फॉर्म या दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी तकनीक के आदी नहीं होते तो वे असफल हो जाते हैं। अंततः इन बड़े लेखकों को फिल्मी दुनिया से निराशा होती है और उनको वापस अपनी साहित्यिक दुनिया में लौटना पड़ता है। दूसरी जगह पर हम देखते हैं जैसे कि राही मजूम रजा है, कमलेश्वर है, चेतन भगत, 3 इडियट्स आपने देखी होगी या 2 स्टेट उनकी देखी होगी, जैसे एक अच्छे लेखक भी है और पटकथा लेखक भी है और वे लेखक फिल्मी दुनिया की तकनीक से आदी हो गए और उन्होंने फिल्मी पटकथा लेखन में सफलता पाई। और पटकथा अथवा स्क्रिप्ट लेखन जो है या स्क्रिप्ट लेखन का जो कार्य है वह आम लेखन से बिल्कुल दूसरी तरह का लेखन है जिसे दृश्यों के आधार पर लिखा जाता है। वह व्यक्ति उतना ही अधिक सफल पटकथा लेखक होता है जिसे लेखन के साथ साथ निर्देशन, संपादन और छायांकन का भी अनुभव हो। इसलिए यह आवश्यक है कि सफल पटकथा लेखक बनने हेतु निर्देशन, संपादन और छायांकन का कुछ न कुछ अनुभव उस लेखक में होना चाहिए। बराबर। और तब मिलाकर यह एक पूरा पटकथा लेखन का स्वरूप तैयार होता है। बराबर। तो पटकथा स्वरूप के बारे में हमने जाना, लेकिन ये पटकथा के स्वरूप की जानकारी लेते वक्त किन बातों पर गौर करना चाहिए हमें? कई बातें हैं ऐसी, कई बातों पर गौर करना चाहिए। पटकथा के स्वरूप की जानकारी लेते वक्त हमें कई 10-12 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें गौर करने की आवश्यकता रहती है। जैसे पटकथा लेखन का सही स्वरूप तो वही होगा जो दृश्य श्रव्य के अनुकूल हो। एक बात सबसे पहली, पटकथा प्रभावकारी होती है, उसके प्रभाव से दर्शक, पाठक
और श्रोता के पास पहुंचना होता है। पटकथा लेखक द्वारा पटकथा को कागज पर लिखा जाता है, परंतु उसका माध्यम बदलने से मतलब फिल्मी बनने से अधिक प्रभाव निखरता है उस कथा का। अर्थात अधिक प्रभाव निखारने वाली पटकथा का होना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि पटकथा कहानी की पूरी प्रतिछाया हो। लेखक कहानी के किसी ऐसे बिंदु से भी पटकथा शुरू कर सकता है जो कहानी का प्रारंभिक बिंदु ना हो। पटकथा लेखन फिल्म की गति, रोचकता और नाटकीयता तथा चरित्र विकास को ध्यान में रखकर होना चाहिए। पटकथा लेखक कहानी को दृश्यात्मक रूप में देखता है और कहानी के जो प्रसंग किसी खास तरह के जैसे विजुअल की तरह मांग करते हैं उन्हें पूरा करता है। बराबर। पटकथा कहानी को उस रूप में प्रस्तुत करती है जिस रूप में उसे पर्दे पर दिखाई देगी। हमने आगे पहले ही बात की थी। यह जरूरी नहीं कि कहानी के क्रम से ही पटकथा लिखी जाए। कहानी की प्रत्येक घटना एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में घटित होती है। अतः एक स्थान और एक समय पर घटने वाली घटना से दृश्य बनता। कहानी में किसी घटना का स्थान या समय बदल जाने से पटकथा के दृश्य भी बदल जाते हैं। कहानी छोटी बड़ी घटनाओं का एक संकलन होती है। पटकथा जो होती है, पटकथा की जो कहानी होती है वह छोटी बड़ी घटनाओं का एक संकलन होती है। बराबर है। समय और स्थान के आधार पर सीन अर्थात दृश्य बनते हैं। पटकथा लेखक दृश्यों को आपस में जोड़ने के लिए ऐसे दृश्यों की कल्पना करता है जो सब सीन यानी उपदृश्य कहे जाते हैं। इन उपदृश्यों में 2-4 ही शॉट्स होते हैं, लेकिन इससे दृश्य को स्थापित किए जाने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पटकथा लेखन ही फिल्मों के लिए सफलता की सीढ़ी है जिस पर चढ़कर दर्शकों के मन पर राज किया जा सकता है। कहानी को फिल्मी पटकथा के भीतर डालना एक विशेष प्रकार की कला है जी। और इस कला को आत्मसात करना एक नई दुनिया को खोलने जैसा है। जो पटकथा के जो अंग है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। किसी भी साहित्य की विधा के अंग होते हैं वैसे ही पटकथा के अंग होते हैं। हाँ, पटकथा के अंग होते हैं। हर साहित्यिक विधा मूलतः तो यह पटकथा भी किसी साहित्य का एक विशेष माध्यम के लिए रूपांतरित रूप है। बराबर। तो हर साहित्य के अंग होते हैं, वैसे पटकथा के भी अंग होते हैं। हाँ। पटकथा कैसे लिखें? पुस्तक में राजेंद्र पांडे जी कहते हैं, इस विषय में समझाते हैं कि सिनेमा और साहित्य को जोड़ने का काम जो है वह पटकथा करती है। यानी कि एक बात स्पष्ट हो जाती है। और राजेंद्र पांडेय ने पटकथा के 3 अंग बताए हैं। एक तो कहानी मूल, दृश्यमय बुनावट यानी कि दृश्यों की बुनावट, और तीसरा है संवाद। यानी कि कहानी, दृश्यमय बुनावट और संवाद पटकथा के 3 स्वतंत्र अंग हैं जी। पर हम राजेंद्र पांडे से आगे चलकर देखें तो ये बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है
कि ये तीनों अंग एक दूसरे से मिले हुए भी है हम्म, और एक दूसरे के पूरक भी है, जी। यानी कि अलग भी है, उनका स्वतंत्र अलग अस्तित्व है, जी। फिर भी एक दूसरे के पूरक है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर कहानी के पटकथा लिख दी जाए। कहानी के बगैर पटकथा नहीं लिखी जाती। जी। उसी तरह कहानी हो, पटकथा हो, लेकिन उसमें संवाद ना हो तो अधूरी रह जाएगी। जी जी। काफी समय पहले फिल्में मूक हुआ करती थी, हाँ। तो तब तक उनमें अधूरापन हमेशा खलता रहता था। हाँ। आज बोलती फिल्में देखकर लगता है कि फिल्में पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। जी जी। एक एक संवाद के माध्यम से इससे यह साबित होता है कि शब्द की अपनी ताकत होती है। बराबर। इन तीनों अंगों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस संतुलन से ही एक दूसरे के अंग को बल मिलता है जी। और वे एक दूसरे को संभाल लेते हैं। जी। बहुत आपने ऐसा कि पहले भी बताया कि ये पटकथा श्रम साध्य है, तो श्रम साध्य तो है, ये पटकथा लेखन करना बहुत श्रम साध्य कार्य है। इसके लिए हमें कई बातों पर विचार विमर्श करना आवश्यक है और कई बातों को पूर्णता से चर्चित करने की जरूरत है। तो आप पटकथा लेखन का ये तकनीकी तरीका बताइए। टेक्निकल हाँ। बात के विषय में बताना है। हाँ हाँ। जी। आपने सही कहा कि भाई पटकथा लेखन बहुत श्रम साध्य है और पटकथा लेखक जब पटकथा लिखता है तो उसको कई बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। मन ही मन उन बातों का उसे विचार विमर्श करना पड़ता है। और आपने कहा कि भाई तकनीकी तरीका, तो पटकथा लेखन करना मैंने कहा उसी तरह मेहनत, अभ्यास, कौशल और सृजनात्मक कार्य है। कोई लेखक जैसे जैसे फिल्मी दुनिया के साथ जुड़ता जाता है वैसे वैसे वह पटकथा लेखन की सारी बातें सीखता जाता है। हाँ। यानी कि उसको फिल्मी दुनिया से जुड़ना पड़ता है। हाँ। फिल्मी दुनिया की उन सारी तकनीकों को सीखना पड़ता है। जी। पटकथा लेखक को उसकी बारीकियां अगर पता भी न हो तो कम से कम उसे ऐसा लेखन करने की रुचि तो होनी ही चाहिए। बिना सिनेमाई जानकारी के वह पटकथा लेखन कर सकता है, लेकिन उसको उसके लेखन करने की, पटकथा लेखन करने की लेखक में एक रुचि तो होनी ही चाहिए जिससे वो अच्छा अंजाम दे सके। हाँ जी जी। निर्माता निर्देशक लेखक से अच्छी पटकथा लिखवा ही लेते हैं। अगर निर्माता निर्देशक है ना, पटकथा लेखक के को एक बार काम देते हैं तो कुछ उसमें ढीलापन है, कुछ गलतियां है, तो उसको वे निर्माता निर्देशक सुधरवा लेंगे, वरना फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। कवियों को दुरुस्त करने की सलाह भी देते हैं वे और अन्य लोगों से उसके विषय में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। पटकथा लेखन के दो तकनीकी तरीके हैं वैसे तो, जो आमतौर पर फिल्मी दुनिया में अपनाए जाते हैं। एक तरीका है घटना दर घटना, दृश्य दर दृश्य पेज पर लिखते जाना। हर घटना को पेज पर लिखते जाना और फिर पेज बदलना, फिर दूसरी घटना दूसरे पेज पर, 1-2 सेकंड का दृश्य और उसको लिखना, फिर दूसरे पेज पर 1-2 सेकंड का दृश्य उसको लिखना, और वैसे लिखते लिखते पेज दर पेज लिखते जाते जाते फिल्म पूरी लिखी जाती है। बराबर। और इसे लेखन की गतिशील अर्थात रनिंग शैली या क्रमबद्ध तरीका कहा जाता है। क्रमबद्ध तरीका। तो दूसरा तरीका है स्थापित लेखन का तरीका। हाँ, तो जो आपने दो तरीके बताए, तो आप इन दोनों तरीके के विषय में बताइए और समझाइए। ओके।
तो सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके के विषय में जानते हैं, चलिए। और फिर हम स्थापित लेखन के तरीके को जानते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ फीचर फिल्म तथा टेलीविजन धारावाहिक के हेतु यह तरीका अपनाया जाता है, यह क्रमबद्ध तरीका ज्यादातर भारतीय फिल्मों में या टीवी सीरियलों में क्रमबद्ध तरीके को ही अपनाया जाता है। इसके अनुसार पटकथा की शुरुआत दृश्य एक से की जाती है और वह लगातार क्रमवार ढंग से एक के बाद एक दृश्य के रूप में लिखी जाती है। जिस तरह किताब लिखी जाती है वही तरीका यहाँ भी अपनाया जाता है। क्रमबद्ध यानी कि रनिंग शैली में लिखते समय हर दृश्य स्वतंत्र पेज पर ही लिखा जाता है। मैंने आगे बताया उसी तरह हर दृश्य को, और या यहाँ पर पेज की चिंता न करते हुए लगातार लिखा जाता है और तब जाके स्क्रिप्ट पूरी होती है जी। तो इसका दूसरा तरीका है स्थापित तरीका। मूलतः ये हॉलीवुड में इस तरीके का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस तरीके में पेज को उसकी लंबाई के हिसाब से दो समान हिस्से में बांटा जाता है। बराबर। जैसे लाइए मैं बताऊं, इसको इस तरह से दो हिस्सों में बांट दिया जाता है और एक और विजुअल यानी कि दृश्य, और दूसरी ओर दूसरे हिस्से में ऊपर शीर्षक लिखा जाता है और दूसरी हिस्से में ऑडियो यानी आवाज या ध्वनि को लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में मैं इसे बताऊं कि जब पेज को दो भागों में बांटा जाता है और ऊपर दृश्य के शीर्षक लिख दिए जाते हैं, बराबर, और शीर्षक के नीचे विजुअल यानी जो दृश्य होता है वह लिखा जाता है कि यह दृश्य ऐसा होगा जी। और दूसरे हिस्से में आवाज यानी कि संवाद के अलावा वहां कोई ध्वनि रखनी है, कुछ भी जो भी आवाज में आता है वह सारा पेज के दूसरे हिस्से में रखा जाता है जी। और दृश्य के हिस्से में दृश्य का वर्णन लिखा जाता है जो, और क्रियाकलाप भी लिखे जाते हैं वहां पर, साक्षात्कार संबंधित संकेत भी लिखे जाते हैं जी जी। जैसे हम अभी ये ऑडियो बना रहे हैं तो जैसे आपने यहाँ संकेत लिखे हैं उसी तरह से जी। और आवाज या ध्वनि के हिस्से में साक्षात, संवाद या कमेंट्री लिखी जाती है। बराबर। इस तरह माना जाता है कि अमुक हरकत के साथ अमुक संवाद जुड़ा हुआ है और दोनों का मिलन जो दृश्य जिसे फिल्मी भाषा में शॉट कहते हैं बन जाता है। यह तरीका अभी तो हमारे यहाँ वृत्त चित्र में और विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइज के क्षेत्र में अपनाया जाता है। और विज्ञापन लेखन हेतु प्रयुक्त शैली को स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। और विदेशों में भी अभी ये तरीका फिल्मों में, धारावाहिक में, मैंने अभी कहा हॉलीवुड का, वृत्त चित्र और विज्ञापन क्षेत्र की पटकथा लेखन के लिए अपनाया जाता है। वह है दृश्य और ध्वनि को पन्ने के दोनों हिस्सों में बांटना। बराबर। ये तकनीकी बाबत को समझ के हमें बहुत जो समझना अच्छा समझाया है। तो इससे यह तय होता है कि पटकथा लेखक बनने के लिए कुछ गुण होना जरूरी है। तो आप उन गुणों के बारे में बताइए। पटकथा लेखक में कई गुणों का होना जरूरी है। एक तो सबसे पहले उसमें श्रम करने का हौसला होना चाहिए क्योंकि यह श्रमबद्ध और कार्य है। कहानी का सृजक जो होता है इसको अगर व्यवस्थित ढंग से हम बात करें
तो कहानी का जो लेखक होता है, जिसको हम सर्जक कहते हैं, सृजक कहते हैं, वह अपनी प्रतिभा के बलबूते पर कहानी की रचना करता है। बराबर। उसका यह लेखन अपने अंतर की प्रेरणा का स्वरूप होता है। जो मैंने इस विषय में हमने थोड़ी कुछ मैंने आगे हिंट दे दी थी आपको। हाँ। लेखक जो लिखता है उसका व्यावसायिक लाभ कमाने का उद्देश्य कम होता है। बाद में चलकर उसको कुछ रॉयल्टी छपने के बाद या प्रकाशित होने के बाद मिले, लेकिन शुरुआती तौर पर व्यावसायिक लाभ कमाने का उद्देश्य बहुत कम होता है। हाँ। अर्थात उसका लेखन करने का उद्देश्य स्वांतः सुखाय अधिक होता है। बराबर। लेकिन यही कहानियां फिल्म के भीतर पटकथा का स्वरूप धारण कर जब पर्दे तक का सफाई तय करना शुरू करती है, यानी कि पर्दे पर उतरने का जो उसका सफर शुरू होता है, तब हर जगह पर उसके साथ व्यावसायिकता जुड़ जाती है। पैसे आ जाते हैं हर जगह पर जी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि फिल्मों में पटकथा लिखना भी व्यावसायिक मांग की तहत आता है। बराबर। पटकथा लेखक के हाथों में कहानी सौंपी जाती है और उसे कहा जाता है कि फिल्म के लिए इसकी पटकथा तैयार करें। बहुत जगहों पर ऐसा पाया जाता है कि मूल कहानी का लेखक और पटकथा लेखक दोनों एक ही होते हैं। जैसे कि 3 इडियट्स चेतन भगत, बराबर, 2 स्टेट चेतन भगत, ऐसे ही राजेंद्र पांडे की कहानी है। राही मासूम रजा ने खुद उपन्यास लिखे हैं, उनकी ही पटकथा उन्होंने लिखी है। यानी कि मूल कहानी का लेखक और पटकथा लेखक दोनों एक ही होते हैं। मूल लेखक ही कहानी को पटकथा के स्वरूप में डालता है। हाँ। व्यावसायिक धरातल पर उस लेखक के लिए लेखक और पटकथा लेखक दोनों का मान और धन भी दिया जाता है। फिल्मों के अनुकूल पटकथा लिखन करना एक कला है। आजकल हमारे आसपास फिल्मों के अलावा कई ऐसे मनोरंजन के साधन है, जैसे कि थिएटर तो है ही, टीवी है, टीवी चैनल्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे अन्य कई क्षेत्र हैं और वहां पर पटकथा लेखक की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिभावान और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पटकथा लेखन करना आय के स्रोत की उपलब्धि करवाता है और आय भी करोड़ों में हो सकती है। पटकथा लेखन अभ्यास, मेहनत और स्वाध्याय के साथ साथ एक व्यावसायिक लेखन भी है। मैं ये दोबारा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जाहिर है कि लेखन की इस विधा के लिए स्वाध्याय के साथ साथ लेखन के व्यावसायिक गुणों का होना भी बहुत जरूरी है। पटकथा लेखन में लेखक के आवश्यक गुणों को हम 2 श्रेणी में या 2 रूपों में विश्लेषित कर सकते हैं। जैसे एक है स्वाध्याय श्रेणी के गुण और दूसरा है व्यावसायिक श्रेणी के गुण। हाँ, तो ये जो 2 श्रेणी है, तो पहले आप स्वाध्याय श्रेणी के गुण बताइए। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय श्रेणी के गुणों की भी मैं बात करूं, पहले ये करें। हाँ। ओके, तो स्वाध्याय श्रेणी के गुण इस प्रकार है। पहले तो उस पटकथा लेखक में नैसर्गिक प्रतिभा का होना जरूरी है। स्वाध्याय श्रेणी के गुणों में सबसे पहले स्वाध्याय श्रेणी का यह गुण जो होता है वह इनबिल्ट होता है। या उसको डिफॉल्ट, हाँ, डिफॉल्ट गुण भी कह सकते हैं, नेचुरल
इसे निसर्गतः प्राप्त प्रतिभा भी कह सकते हैं, आपने कहा उसी तरह। प्राप्त प्रतिभा और रुचि, प्राप्त प्रतिभा और रुचि को जब मौका मिल जाता है तब वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। कहानियां पढ़ने और इसे चलचित्रों जैसा अनुभव करने की तथा लिखने की रुचि ही उसकी मूल नैसर्गिक प्रतिभा को तराशती है। और सफल पटकथा लेखक बनने के लिए नई नई कहानियां पढ़ने और सुनने का केवल शौक ही नहीं, एक जुनून भी होना जरूरी है। इसकी दूसरी विशेषता है प्रेक्षक और विश्लेषक की। पटकथा लेखक केवल कहानियां पढ़ने और सुनने के जुनूनी नहीं होने चाहिए जी। सिर्फ इतना होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे 2 कदम आगे वे कहानियां देखने में यकीन रखते होने चाहिए। यानी कि जो कहानियां वे सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको देखने में उसको जैसे पर्दे पर चल रही है उस तरह से देखने में यकीन रखना चाहिए। इसलिए समाज से कटकर नहीं, जो पटकथा लेखक होता है वह समाज से कटकर नहीं, समाज से जुड़कर सामाजिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए, इसको मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक पटकथा लेखक बनने के लिए घटनाओं और परिघटनाओं का अच्छा प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, दूसरे शब्दों में कहे तो विश्लेषक होना आवश्यक है। इसकी तीसरी विशेषता है कहानियां कहना। इसके आगे भी कहानियों को सिर्फ देखना नहीं, कहानियों को कहना भी। जैसे कहानियां केवल देखने से क्या होता है, सबसे जरूरी है कहानियां कहना। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, किस्सा गो होना, किस्सा गो होना चाहिए। पटकथा लेखक द्वारा कही और कथन की गई सफल कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों में खींच लाती है। एक सफल किस्सा गो होना एक सफल पटकथा लेखक होने का एक महत्वपूर्ण गुण है जी। हाँ, तो हमने पहले स्वाध्याय श्रेणी के गुण जाने, बहुत अच्छे। अब आप व्यावसायिक श्रेणी के गुण बताइए। व्यावसायिक श्रेणी के भी गुण उसमें होने चाहिए, वरना तो बहुत बड़ा नुकसान करना पड़ेगा। तो व्यावसायिक श्रेणी के गुणों में सबसे पहले पटकथा लेखक को भाषा पर असाधारण पकड़ प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि जिस भाषा में पटकथा लिखी जानी है उस भाषा पर अच्छी पकड़ होनी पटकथा लेखक के लिए अत्यंत आवश्यक है। बराबर। इससे भावनाओं को सहजता से लिखा जा सकेगा, वह भावनाओं को अच्छी तरह से लिख पाएगा। पटकथा को कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। कभी आपने सुना है कि फिल्म की पटकथा किसी ने पढ़ी? नहीं। ये तो देखने की बात है, फिल्म देखते ही। यह ध्यान रहे कि फिल्म निर्माण से जुड़े अधिकांश लोग भाषा के विद्वान नहीं होते हैं, वे तो आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई पटकथा ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि यह तभी होगा जब पटकथा लेखक की भाषा पर असाधारण पकड़ होगी। दूसरा व्यावसायिक गुण है उच्च कल्पना शक्ति। पटकथा लेखक में उच्च कल्पना शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। बराबर। उच्च कल्पना शक्ति पटकथा लेखक की दूसरी बड़ी आवश्यक या बड़ी जरूरत है।
जिसकी कल्पनाओं के घोड़े जितनी तेज दौड़ लगाते हैं वे उतनी ही अच्छी पटकथा लिख सकते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भाषाई रूप से समृद्ध होने पर एक पटकथा लेखक अपनी कल्पना का स्पष्टता से या अपनी कल्पना को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सकता है और उसे सादगी से कह सकता है। व्यवसायिक श्रेणी का एक गुण है दृश्य श्रव्य का बोध होना। हाँ, पटकथा पाठक द्वारा पढ़ी नहीं जाती है बल्कि दर्शक द्वारा देखी और सुनी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पटकथा एक कागजी और कच्चा दस्तावेज है जिसका रूपांतरण फिल्म या धारावाहिक में होता है। इसलिए एक सफल पटकथा लेखक बनने के लिए जरूरी है कि दृश्य श्रव्य बोध, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ऑडियो विजुअल सेंस, काफी विकसित होनी चाहिए। जी जी, पटकथा को लेकर कई बातें हुई और हम समझे। अब ये पटकथा कैसे लिखे उसको आप समझाइए। जी, ये तो बता रहे थे। हाँ, इसको एक अलग तरीके से हम देखते हैं कि पटकथा कैसे लिखें। तो पटकथा लेखन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जिसको जानना यहाँ बहुत जरूरी है। कहानी या कथा किसी की भी हो सकती है। एक पटकथाकार केवल उस कहानी या कथा को एक निश्चित उद्देश्य यानी फिल्मों के निर्माण के लिए लिखता है, जो पटकथा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रीन प्ले कहलाती है। और दूसरी ओर एक कथाकार स्वयं पटकथाकार भी हो सकता है, यानी कहानी भी उसकी और पटकथा भी उसकी। अरे सवाल है कि पटकथा लेखन के सिद्धांत क्या है, यह कैसे लिखे, क्या लिखे और क्या न लिखे, एक फिल्मी कथानक का बीजारोपण कैसे होता है, इसका प्रारूप क्या होता है, इसे आप समझाइए। ओके, आप कहना ये चाहते हैं कि पटकथा लेखन को कैसे लिखें और उस लेखन करने के लिए उसके सिद्धांत क्या है। हाँ, उसको कैसे लिखने की शुरुआत कैसे करें। हाँ, पटकथा लेखन में क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, उस कथानक का बीजारोपण कैसे करना चाहिए, हाँ, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, हाँ, इसको समझाऊं। हाँ, तो इसे हम निम्नानुसार इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो प्रस्थान बिंदु, क्योंकि आपने कहा कि उसको कैसे लिखन करने की शुरुआत करें, तो उसको का एक प्रस्थान बिंदु होता है। प्रस्थान बिंदु को हम कहेंगे प्रीमाइसिस। प्रस्थान बिंदु को हम प्रीमाइसिस कहते हैं। एक कथा का पटकथा के रूप में रूपांतर और लेखन के लिए सबसे शुरुआती चरण है कि कहानी को 3 पॉइंट पर कसना चाहिए। कहानी लेखन के लिए 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और उन 3 पॉइंट को हमें कसना चाहिए। आप कोई भी फिल्म देख लीजिएगा, कोई भी फिल्म, उसमें ये 3 पॉइंट का होना अत्यंत आवश्यक है। एक, प्रस्तावना। दूसरा है संघर्ष। हर फिल्म में संघर्ष होगा। कहानी की शुरुआत होती है तो एक प्रस्तावना होगी, फिर संघर्ष होगा और कहानी के अंत में एक समाधान होगा। यानी कि अनेक विद्वान जो पटकथा लेखक है, सफल पटकथा लेखक है, उन विद्वानों ने इन 3 बिंदुओं को कहानी की समस्या, नायक, प्रतिनायक का संघर्ष और कहानी का उपसंहार भी कहा है। बातें यही है, प्रस्तावना, संघर्ष, समाधान। उसको
अलग से भी कह सकते हैं कहानी की समस्या, नायक प्रतिनायक का संघर्ष और कहानी का उपसंहार। इसको फिल्म की भाषा में देखते हैं। अंग्रेजी में थोड़ा मैं इसको समझाऊं कि इसको प्रपोजिशन, एक्सपोजिशन या कन्फ्लिक्ट कहते हैं। हम जब फिल्म की रिव्यू के विषय में सुनते हैं जब, तो ये 3 बातों पर बातें हो रही होती है। हर जगह, हर रिव्यू में ये 3 ही बातें होती है कि भाई प्रपोजिशन, एक्सपोजिशन या कन्फ्लिक्ट। दूसरी बात है स्ट्रगल या प्रोटागोनिस्ट्स या नायक एंड एंटागोनिस्ट्स, यानी प्रतिनायक या विलन के एक्शंस और उनके रिजोल्यूशंस, इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना, संघर्ष और समाधान को पटकथा का त्रिक बिंदु, 3 पॉइंट्स ऑफ स्क्रीन प्ले कहते हैं। इसको पटकथा का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है, प्रीमाइसिस जो कहते हैं, यानी कि इसको प्रस्थान बिंदु भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में इसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्क्रीन प्ले कहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझाइए और अच्छी तरह से। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक वर्कआउट करना पड़ेगा जी। एक उदाहरण लेते हैं। आपने डीडीएल देखी होगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जी, देखी होगी सभी ने, शायद इतनी लंबे समय तक चलने वाली ये मूवी है जी। और इसका उदाहरण लेते हुए हम इसको समझते हैं। ओके, तो डीडीएल फिल्म के संदर्भ में इसको समझना हो तो इस फिल्म की प्रस्तावना, संघर्ष और समाधान क्या है ना, प्रीमाइसिस, इसकी गुण क्या है इसमें, तो देख लेते हैं। प्रस्तावना क्या है इसकी? डीडीएल की प्रस्तावना क्या है? लंदन में रहने वाला एक भारतीय अप्रवासी बलदेव सिंह की इंट्रोवर्ड और आज्ञाकारी बेटी सिमरन और एक एक्सट्रोवर्ड मॉडर्न लड़का राज दोनों यूरोप की टूर पर जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये प्रस्तावना है। यानी कि बलदेव सिंह की लड़की सिमरन जो नया नया जानने की उत्सुक है, वह यूरोप घूमने जाती है, वहां पर राज मिलता है, एकदम मॉडर्न लड़का है, और दोनों मिलते हैं टूर के दौरान और दोनों में प्यार हो जाता है। ये प्रस्तावना है। अब संघर्ष देखिए, जब संघर्ष की शुरुआत होती है तो भारतीय रीति रिवाजों को दिल से मानने वाले बलदेव सिंह को यूरोपियन रहन सहन से चिढ़ होती है ना। फिल्म में हमने देखा है कि यूरोप में रहते जरूर है पर वे फॉलो उन्हीं को करते हैं जो भारतीय रहन सहन है, और लिहाजा वे सिमरन की शादी अपने भारतीय दोस्त के बेटे से करवाने के लिए भारत चले आते हैं। बराबर। तो दूसरी ओर राज अपने पिता की सलाह मानकर अपने प्यार सिमरन को पाने के लिए उसके पीछे पीछे भारत चला आता है। संघर्ष शुरू होता है और समाधान। राज और सिमरन का प्यार देखकर सिमरन की माँ उन्हें भाग जाने के लिए कहती है। समाधान उसकी माँ ढूंढ कर ले आती है। लेकिन राज कहता है कि वह बाबूजी के दिल में अपनी जगह बनाकर उनकी मर्जी से ही सिमरन को दुल्हन बनाएगा, और आखिरकार राज और सिमरन की दीवानगी देखकर बलदेव सिंह को उनके प्रेम को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तीनों चीजें हैं, समाधान, संघर्ष और प्रस्थान, है ना। देखिए सभी फिल्मों में, कोई भी फिल्म ले लीजिएगा आप, प्रेम का वर्णन करने वाली है या सामाजिक मुद्दों का वर्णन करने वाली है या कोई भी, यहाँ
जिसको हम विलेन कहते हैं वह विलेन नहीं, यहाँ बलदेव सिंह को देखिए, वह विलेन थोड़े ही है, नहीं, वे तो प्रतिनायक है, वे उनके विचार है। हर माँ बाप अपने बेटे बेटियों के लिए वैसे ही विचार रखेंगे जैसे सोचता है ना। तो पर एक पूरी फिल्म सफल, और सारी फिल्में इसी सूत्र के माध्यम से चलती है। इसको और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, इसको भी और बेहतर तरीके से, तो उसको चलिए उसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। और उस सूत्र को हम कहेंगे पटकथा लेखन का ओबीई या ओबीसी सूत्र, या इसको यह भी कहते सकते हैं हम जब पढ़ते थे ग्रेजुएशन के वक्त या स्कूली शिक्षा में, तो ससंदर्भ समझूती लिखते थे। उसी रूप में पटकथा को समझने की कोशिश करते हैं। तो पटकथा के कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान में बांटने की एक सर्वमान्य लेखन परंपरा है। इन 3 बिंदुओं के रूप में कथानक को प्रस्तुत करने का चलन सर्वथा नया नहीं है। इसको कहां से? तो स्कूली शिक्षा में हमें सिखाया जाता है कि अपने प्रत्येक आलेख को 3 भागों में, यानी शुरुआत ओपनिंग, मध्य भाग यानी कि उसका बॉडी, अंत भाग यानी एंडिंग के रूप में बांटकर लिखिए। तो आलेख के इस सूत्र को ओपनिंग, बॉडी और एंडिंग तीनों के पहले अक्षर को ले तो यह हुआ OBE सूत्र। दूसरे शब्दों में देखते हैं OBC, वही बात है, ओपनिंग, बॉडी, कंक्लूजेशन है ना, के रूप में भी उसको जाना जाता है। ओपनिंग वाले हिस्से में प्रस्तावना या विषय वस्तु का परिचय होता है, बॉडी वाले भाग में विषय वस्तु का वर्णन होता है, तथा एंडिंग वाले पार्ट में विषय वस्तु का निष्कर्ष या आलेख का उपसंहार होता है। पटकथा लेखन भी इसी अवधारणा पर नियोजित होती है। ससंदर्भ समझूती में क्या होता है? सबसे पहले काव्य पंक्ति या वह गद्य का लेख कहां से लिया गया है, उसके रचनाकार कौन है, यानी कि उसकी एक प्रस्तावना लिखी जाती है। फिर मध्य भाग में व्याख्या होती है और अंत में विशेषताएं होती है। उसी तरह से हम पटकथा लिखनी चाहिए सदियों से, और आज भी स्कूल में आलेख लिखने का यह प्रारूप जो है वह जरूर सिखाया जाता है। और परीक्षा में अगर विद्यार्थी इसी प्रकार से आलेख नहीं लिखता तो परीक्षक उसके नंबर भी काट लेते हैं कि भाई विशेषता क्यों नहीं लिखी, भाई संदर्भ क्यों नहीं लिखा है, व्याख्या क्यों नहीं की। तो सवाल है फिल्मी दुनिया में OBE के इस बहस से क्या मतलब है? मतलब है आपकी पटकथा अगर इसके रूप में नहीं होगी तो निर्देशक या निर्माता आपकी पटकथा को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देगा, फिल्म नहीं बनाएगा। क्योंकि इस तरह से नहीं लिखा गया तो फिल्म असफल हो जाएगी, और फिल्म बना लेगा अगर मान लीजिए इस रूप में नहीं है तो फिल्म को कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ेगा करोड़ों के खर्चे के साथ। तो आप अभी ये प्रीमाइसिस के विषय में बता रहे हैं, तो आप ये प्रीमाइसिस के गुण के बारे में आप बताइए। ओके, प्रीमाइसिस के गुणों के विषय में बताऊं। कथा लेखन के प्रस्थान बिंदु यानी किसी कथानक की समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में प्रस्थान करने की अवधारणा को फिल्मी लेखन की भाषा में प्रीमाइसिस कहते हैं, है ना? फिर से आप इसको सुनिए। पटकथा लेखन के प्रस्थान बिंदु यानी किसी कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में प्रस्तुत करने की अवधारणा को
फिल्मी लेखन की भाषा में प्रीमाइसिस कहते हैं, है ना। विद्वानों के अनुसार जैसे किसी कहानी को लिखने से पहले उसका प्लॉट लिखा जाता है, उसी तरह किसी पटकथा को लिखने से पहले उसका प्रीमाइसिस लिखना अनिवार्य है। संक्षेप में कहे तो पटकथा का आधार उसकी जमीन है और वही प्रीमाइसिस है। सवाल यह उठता है कि एक कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में क्यों बांटे, यानी प्रीमाइसिस के रूप में क्यों लिखे, इसके कारणों पर अगर नजर डालनी हो तो प्रीमाइसिस के गुण पता चल जाते हैं। प्रीमाइसिस के गुणों को अगर हमें खोजना है तो उन पर हमें नजर डालनी पड़ेगी, और जब हम उनको देखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है मूल विषय और दार्शनिक पृष्ठभूमि। इसको समझते हैं। पटकथा के कथानक को समस्या, संघर्ष में और समाधान में बांटना इसलिए जरूरी है क्योंकि कथानक को उसकी मूल विषय और दार्शनिक भूमि से जोड़े रखता है। ये करते हैं तो कथानक और पटकथा के विस्तार के समय भटकाव की गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कथानक को दिशा और उसका आधार देता है। लिहाजा पटकथा कहीं से कमजोर नहीं होती है। कमजोर पटकथा यह आज की अधिकांश फिल्मों की एक सबसे बड़ी समस्या है। एक सुपर डुपर हिट फिल्म में 2 मिनट की कमजोर पटकथा भी अक्षम्य है। दूसरा इसका गुण देखिए प्रीमाइसिस का, तो अंतर संबंध। कहानी को समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में बांटना इसलिए जरूरी है कि कथानक के साथ साथ उपकथा, समांतर कथा, अवांतर कथा, घटनाओं और प्रतिघटनाओं का सीधा संबंध इन्हीं 3 बिंदुओं से होता है। एक कथानक का सारा ताना बाना इन्हीं 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे यह ताना बाना इस त्रिक बिंदु से दूर हुआ, मान लीजिए पटकथा बिखरने लगती है, या मान लीजिए पटकथा बिखर गई। बहुत अच्छे अशोक जी। अशोक जी, पटकथा लेखन की कोई टैगलाइन होती है? वही तो मैं बता रहा था आपको। इसको चलिए पटकथा की टैगलाइन को देखते हैं। प्रीमाइसिस कथानक की थीम यानी कि व्हाट, सब्जेक्ट यानी कि हु, व्हाई, वेयर और व्हेन, और क्लाइमैक्स यानी कि नाउ व्हाट एंड हाउ को परिभाषा देता है। यह कथानक या यह पटकथा की टैगलाइन जैसा होता है, जिसे पढ़ने मात्र से ही आगे के कथानक को जानने की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ जाती है न? तो उसमें सबसे पहले नाटकीयता होनी जरूरी है। एक अच्छा प्रीमाइसिस न केवल अच्छे कथानक और बेहतर पटकथा को आधार देता है, बल्कि यह कथा पटकथा में पर्याप्त नाटकीयता भी लाता है। 2 मिनट की फिल्म यानी कि 2 मिनट्स मूवी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड या और भी जितने फिल्म निर्माण क्षेत्र है, वहां के प्रबुद्ध फिल्म मेकर्स यानी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आदि के बीच 3 पॉइंट्स ऑफ स्क्रीन प्ले यानी कथानक का त्रिक बिंदु ही प्रचलित है। फिल्म निर्माण की भाषा
यानी शब्दावली में ये फिल्म मेकर्स, समस्या, संघर्ष और समाधान या प्रीमाइसिस को 2 मिनट मूवी के रूप में ज्यादा जानते हैं। अंत में आप पटकथा लेखन के विषय में क्या कह सकते हैं, इसका सारांश बताइए। ओके, यानी कि इसका सारांश बताऊं, यानी कि हमने जितनी बातें ऊपर कही उसका सारांश। तो भारत में फिल्म उद्योग और इससे जुड़े विविध चैनल्स पर चलने वाले धारावाहिक, विज्ञापन या तत्सम क्षेत्र की बहुत बड़ी दुनिया है। भारत की ही बात करें ना तो तुलसी भाई, हर क्षेत्र में फिल्म उद्योग आज अपनी चरम सीमाओं से भी आगे बढ़ रहा है। दुनिया के हर देश में यही स्थिति है। हॉलीवुड की तुलना में ही नहीं, मैं अगर हिंदी सिनेमा की बात करूं तो हॉलीवुड की तुलना में ही नहीं तो विश्व की किसी भी फिल्म जगत की अपेक्षा भारत में सबसे अधिक फिल्में बनती है। यह बात केवल फिल्मों की हो गई, हिंदी फिल्मों की, साथ ही विविध भाषाओं और चैनल्स के चलते धारावाहिक का भी बहुत अधिक प्रचलन है। इन सब के लिए कहानियों की जरूरत होती है। यह कहानियां लिखित रूप में उपलब्ध है तो उसका फिल्मी रूपांतर करने के लिए या धारावाहिक रूपांतर करने के लिए पटकथा लेखक तथा पटकथाओं की आवश्यकता होती है। अर्थात पटकथा लेखन की कला को अगर अवगत किया गया तो अपना बाजार मूल्य वह पटकथा लेखक बढ़ा सकता है। पटकथा लेखक एक साहित्यकार और व्यावसायिक भी हो सकता है। और अच्छा पैसा इस क्षेत्र में है। उसके भीतर मौजूद सृजन शक्ति और को वह व्यावसायिकता के साथ तालमेल बिठा दे और पटकथा लेखन की कला को वह समझ ले तो अच्छा बाजार मूल्य पा सकता है। पटकथा कहानी को दृश्य रूप में उतारने की कला है। पटकथा लेखक का लेखन दर्शकों को बांधे रखता है। साथ ही वह अगर पढ़ा जा रहा है या सुना जा रहा है तो उतना ही प्रभावी होता है। पटकथा के अनुकूल कहानी में विविध दृश्य, घटनाएं, प्रसंग, विषय का सिलसिलेवार होना, संघर्ष, उसका मसालेदार होना, उसमें कौतूहल बनाने वाली गुण होना और दर्शकों को बांधे रखना वाला भी होना जरूरी है। कहानी, बुनावट और संवाद पटकथा के लिए महत्वपूर्ण 3 अंग है। प्रस्तावना यानी समस्या, संघर्ष और समाधान पटकथा के प्रस्थान बिंदु है और यही इसके सफलता के मूल सूत्र ओबीई या ओबीसी या ससंदर्भ समझौती की तरह है। मूल विषय और दार्शनिक पृष्ठभूमि, अंतर संबंध, पटकथा की टैगलाइन, नाटकीयता और 2 मिनट की फिल्म अर्थात 2 मिनट मूवी पटकथा प्रस्थान बिंदु के गुण है और इन सब होने के कारण पटकथा को हम सफल बना सकते हैं। या इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम अगर पटकथा लिखते हैं या कोई भी पटकथा लेखक पटकथा लिखता है तो वह सफल होगा और वह अच्छा आर्थिक उपार्जन कर सकेगा। जी, तो आज हमने अशोक जी से फिल्मी पटकथा लेखन यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बहुत अच्छे से जाना। अशोक जी, आपके साथ की गई इस चर्चा में हम सब लाभान्वित हुए हैं और अंत में हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।